नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करूंगा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, क्या नहीं होती है। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में यानी आवेश के बारे में बताया था, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, और मैंने ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया था, जो उसका ने बताया था आवेश का ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। और भी जैसे बताया था मैंने, जैसे कूलाम लॉ के बारे में बताया था। आज मैं दोस्तों बात करूँगा विद्युत धारा, या बोल सकते हैं इसे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल सकते हैं इसे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, क्या नहीं होती है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्युत धारा। किसकी बात करूंगा? विद्युत धारा क्या होती है। तो दोस्तों विद्युत धारा होती है, या बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके फॉर्मूले जो बनाए जाते हैं, यानी I बराबर होता है Q/T, और इसमें जो और भी फॉर्मूले बनाए जाते हैं इसी से। जैसे हमें Q बराबर पता है, Q बराबर होता है दोस्तों N ही होता है। इसमें जब रखते हैं तो इस कंडीशन से बहुत सारे इसके फॉर्मूले बनते हैं जो विद्युत धारा के। और दोस्तों इसके मात्रक भी क्या होता है, और ये कहाँ यूज किया जाता है, सबसे पहले मैं इसी पर बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों विद्युत धारा के डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी दोस्तों, मैं बोलूँगा इसमें, यानी विद्युत धारा जो होती है क्या होती है, चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन बनती है, इसकी दोस्तों ये दूसरी डेफिनेशन बनती है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अब पूछा जाता है दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर I बराबर क्या होता है Q/T। यहाँ T Q क्या है, इसमें आवेश क्या दिया है, ये आवेश दिया है, और यहाँ T दिया है, क्या दिया है, समय दिया है। क्या दिया है? समय। ये दोस्तों I क्या है, इसमें विद्युत धारा। क्या है ये? विद्युत धारा। तो इसका जो मात्रक बनता है दोस्तों, क्या बनती है, इसकी यूनिट बनती है। तो यूनिट क्या बनती है, हमें पता है दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है? सेकंड। या बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। अथवा दोस्तों जो वैज्ञानिक ने इसकी रिसर्च की विद्युत धारा की, तो उसका नाम था जूल, नहीं सॉरी ओम। क्या नाम था? ओम। तो दोस्तों बोल सकते हैं जो विद्युत धारा होता है उसका जो मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, अथवा क्या बोल सकते हैं, जूल का, अथवा बोल सकते हैं दोस्तों ओम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओम। तो पूछा जाता है कि 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 ओम बराबर किसके बराबर होता है, कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये फॉर्मूला बन जाता है इसी से। दोस्तों हमें पता है Q बराबर क्या होता है, N। जब इसमें रख दूँ फॉर्मूले में I में, तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला दोस्तों, क्या बनेगा, I बराबर बन जाएगा NE/, क्या बन जाएगा, T। तो ये भी दोस्तों फॉर्मूला जब हमारे न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं उसमें हमें आवश्यकता होती है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉनों यानी इलेक्ट्रॉन दिए हों उस कंडीशन हम सॉल्यूशन करते हैं न्यूमेरिकल को। उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला बनता है I बराबर NE/T। ई इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ N है इसमें, जहाँ ई है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और T क्या है इसमें, समय। अब मैं देखूँ इसमें दोस्तों, अब हमारी जो विद्युत धारा होती है, जो विद्युत धारा का जो सर्किट बनाया जाता है, यानी ये AC पर डिपेंड करता है कि DC पर करता है। तो इस पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बात करूँगा। और दोस्तों इसके बहुत सारे फॉर्मूले भी बनाए जाते हैं। धारा जो विद्युत धारा होती है, इसमें जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे विद्युत धारा क्या होती है, हमेशा क्या बंद परपथ में प्रभावित होती है। जैसे कोई हमारा परपथ है, जैसे हमारा कोई परपथ है, कोई कंडक्टर का मैंने बना दिया, जब इसमें धारा I प्रभावित करूँगा तो ये कैसा होना चाहिए, एक हमारा बंद परपथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद। और बंद परपथ में धारा कैसी होती है, आसानी से प्रभावित होती है। जैसे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या नेगेटिव टर्मिनल, जैसे मैंने DC सप्लाई दे दूँ या
डीसी सप्लाई के मैंने टर्मिनल दिखा दिए। यदि मैं इसे सप्लाई देता हूँ तो इस कंडीशन में धारा जो प्लस वाले या धनात्मक सिरे से क्या होती है, तुम्हारी जो धारा प्रभावित होती है, इसके अंदर जो धारा का जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव सिरे से। और जो ऋणात्मक सिरे से दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। तो हमेशा जो धारा की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा की कैसी होती है, विपरीत होती है। कैसी होती है, एक दूसरे में कैसी होती है, यानी कि विपरीत होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनों की दिशा होगी वो धारा के विपरीत होगी, और धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। जहाँ इसी कंडीशन से हमारा क्या होता है, जैसे ही धारा की वैल्यू, जैसे धारा हमें प्रभावित करी तो इस कंडीशन में इसका सर्किट यहाँ से यहाँ कंप्लीट होगा। उसी प्रकार तुम्हारा यानी जो इलेक्ट्रॉन का सर्किट पूर्णतः कंप्लीट होगा, यानी नेगेटिव से प्लस पर कंप्लीट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसके अंदर धारा प्रभावित होगी। क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं जो कंडक्टर में जो धारा होती है, या बोल सकते हैं वैद्युत धारा होती है, वो हमेशा कैसे हो, बंद परपथ में प्रभावित होती है। किस में होती है, बंद परपथ में। तो इसके बनते हैं क्वेश्चन, यानी वैद्युत धारा क्या बनता है, वैद्युत धारा हमेशा बंद परपथ में प्रभावित होती है, हमेशा बंद परपथ में प्रवाहित होती है। अब दोस्तों इस पर और भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहीं पर और क्वेश्चन बनेंगे। मैंने बताया था जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा कैसी होती है, धारा की कैसी होती है, विपरीत होती है। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा धारा की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। इसी प्रकार दोस्तों ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक दिशा हमेशा धारा की कैसी होती है, विपरीत होती है। और उसी प्रकार दोस्तों ये धारा की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा की कैसी होती है, विपरीत होती है। और जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जो वैद्युत धारा हमेशा कैसा होता है, निम्न प्रतिरोध का मार्ग, जो निम्न प्रतिरोध का क्या होता है, मार्ग को चुनता है। तो इसमें यही भी क्वेश्चन बनता है, जो तुम्हारा वैद्युत धारा होती है, यानी वैद्युत धारा हमेशा यानी कम रेजिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, कम रेजिस्टेंस, यानी वैद्युत धारा हमेशा कम रेजिस्टेंस या कम प्रतिरोध की ओर प्रभावित होती है, या कम प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। यानी वैद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। जैसे जहाँ दोस्तों जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसी तरफ धारा कैसे होगी, प्रभावित होगी। कैसे होगी, प्रभावित होगी। और दोस्तों जितना भी रेजिस्टेंस कम होता है किसी कंडक्टर का, तो उसमें क्या होते हैं, हमेशा धारा कैसी होती है, अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। जितने मैंने बताया था जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, निम्न होता है, और उसकी चालकता कैसी होती है, उच्च होती है। तो ये भी मैंने इससे पहले वीडियो में बना दिए। वीडियो जो फर्स्ट है BEE की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया है उसमें। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा दोस्तों इसी के अंतर्गत मैं बात करूँगा ओम्स लॉ की। किसकी बात करूँगा, ओम्स लॉ क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो दोस्तों मैं ओम्स लॉ की बात करूँगा। तो ओम्स लॉ, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है और किस कंडीशन से इसे डिफाइन किया जाता है, और इसमें धारा और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो किस कंडीशन का बनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं इस बात करूँगा ओम्स लॉ की, और इसका जो फॉर्मूला और इसका जो यूनिट होती है किस कंडीशन से बनाई जाती है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओम्स लॉ। किसकी बात करूँगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, यानी बोल सकते हैं ओम का नियम। ओम का नियम ये कहाँ लागू होता है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कोई हम कंडक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, कंडक्टर। जैसे ये ले लिया मैंने कंडक्टर। क्या ले लिया, कंडक्टर। अब ये कंडक्टर है दोस्तों, इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। अब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा और इसका रेजिस्टिविटी भी होगी, और जिसकी क्या होगी, लंबाई भी होगी। क्या होगी, लंबाई।
ये क्या है, लंबाई है। और दोस्तों इसकी क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी क्या है, ए। ये क्या तुम्हारा, या बोल सकते हैं इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं इसे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोल सकते हैं इसे, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, ताप पे भी डिपेंड करेगा। इसका क्या होगा दोस्तों, तापमान पे भी डिपेंड करेगा। और इसकी क्या होगी, आगे चल के मैं बताऊंगा रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगी इसकी। अब मैं बात करता हूँ, यानी ये पदार्थ है, तो ये कंडक्टर है, यानी किस मटेरियल का बनाया जाएगा उस पर भी डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं बात करूँ, ये क्या है, कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की क्या है, भौतिक अवस्थाएँ, क्या है, भौतिक अवस्थाएँ। जैसे मैंने ये कंडक्टर मान लिया, और कंडक्टर की कोई ना कोई क्या होगी, भौतिक अवस्थाएँ भी होगी। क्या होगी दोस्तों, भौतिक अवस्थाएँ, या बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी भी होगी, या कोई ना कोई अवस्थाएँ होंगी। अब इस अवस्थाएँ होंगी तो ये किस पर डिपेंड करेगा, हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएँ, ये कंडक्टर है और किसी कंडक्टर की क्या है, भौतिक अवस्थाएँ, जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप, ये कैसे रहें, अपवर्तित रहें। इसमें कैसे रहें, अपवर्तित रहें। तो ऐसी कंडीशन में इस चालक तार में बहने वाली धारा व विभवांतर का अनुपात कैसा होता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। तो डेफिनेशन बनेगी, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहें, अपवर्तित रहें, तब जब इसके भौतिक अवस्था कैसी रहे, अपवर्तित रहें, तब क्या होगा, इसका जो लंबाई क्या होगी, लंबाई कॉमा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखता हूँ क्षेत्रफल, और ताप, ये कैसे रहें, अपवर्तित रहें। कैसे रहें, अपवर्तित रहें या नियत रहें, अपवर्तित रहें। अपवर्तित रहें, तब चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा तथा विभवांतर, विभवांतर का, जब विभवांतर कैसा रहे तुम्हारा, का अनुपात स्थिर रहे। कैसा रहे, स्थिर रहे। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन बनती है, मैंने बताया था, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहें, तब चालक तार की जो लंबाई है, ये क्या तुम्हारी, तब कंडक्टर की जो लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप अपवर्तित रहें, तब चालक में बहने वाली धारा तथा विभवांतर का अनुपात कैसा होता है, स्थिर होता है। तब इस कंडीशन में बनता है, जैसे जैसे क्या बनता है, आई प्रोपोर्शनल क्या बनता है, वी। क्या बनता है, आई प्रोपोर्शनल वी। तो इसमें धारा व विभवांतर ये कैसे तुम्हारे कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनल कंडीशन में। तो जैसे ही दोस्तों प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट के रूप में क्या होगा, आर होगा। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध। क्या होगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। अब जहाँ मैं ज्ञात करूँगा, जैसे इसको मैं विपरीत करूँ तो बी प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा दोस्तों, इसमें आई क्या बन जाएगा, बी प्रोपोर्शनल आई। जब मैं इसे प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा यहाँ पर तो निकलेगा तुम्हारा वी बराबर क्या बनेगा, आई आर। क्या बनेगा, आई आर। जब हम निकालेंगे आर बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, वी अपॉन आई। तो ये क्या निकला हमारा, रजिस्टेंस। क्या निकला, रजिस्टेंस। अब मैं बात करूँ इसका जो मात्रक क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं इसका हिंदी में भी फॉर्मूला दूँ, प्रतिरोध इक्वल टू क्या बनेगा, विभवांतर अपॉन क्या बनेगा,
वैद्युत धारा। क्या बनेगा? वैद्युत धारा। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या बनेगी इसकी? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो बनेगा इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, अथवा हम बोल सकते हैं ओम, अथवा क्या बोल सकते हैं? ओम। अब इसमें पूछ लेता है कि 1 ओम बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर होता है 1 ओम के बराबर। या बोल सकते हैं 1 ओम बराबर कितना होता है? तो 1 ओम बराबर कितना होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। अब दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर, ये 1 ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर हमें ज्ञात हुआ। अब दोस्तों पूछा जाता है, जैसे यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस निकला है, क्या निकला है? रेजिस्टेंस निकला है। जो ओम होता है ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? ओम्स लॉ। यहाँ हमें डिफाइन हुआ ओम्स लॉ। अब ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस किस कंडीशन से यूज किया जाता है? अब जैसे ये जो यूज किया जाएगा, ये हमेशा इंडक्टिव सर्किट होता है एक, और होता हमारा कैपेसिटिव सर्किट और प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, तीनों पर लागू होता है। तो हम बोल सकते हैं ये ओम्स लॉ होता है। क्या होता है? ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ होता है तुम्हारा इंडक्टिव सर्किट, या बोल सकते हैं प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध व संधारित्र, वह क्या बोल सकते हैं? प्रेरक, यानी बोलते हैं प्रेरकत्व, या बोल सकते हैं प्रेरकत्व बोल सकते हैं। इस पर क्या करता है? इन पर क्या होता है? लागू होता है। तो इन पर जो लागू हुआ वो किस कंडीशन में लागू होगा? आपने पढ़ा हो, या एसी सर्किट पढ़ा हो, तो एसी सर्किट में क्या होता है? जब ये होगा दोस्तों रेजिस्टेंस होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा? यानी इंडक्टेंस होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा? कैपेसिटेंस होगा। क्या होगा? कैपेसिटेंस। अब इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, ये क्या तुम्हारा? रेजिस्टेंस है। ये क्या करता है? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। और इसी प्रकार क्या होता है? इंडक्टिव कॉइल होती है तुम्हारी, या इंडक्टेंस होता है, या बोल सकते हैं इसे प्रेरकत्व बोलते हैं। इसी प्रकार क्या होता है? कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर, और इसी प्रकार इनके मार्ग में जो धारा, जैसे तुम्हारे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के मार्ग में जो धारा, जो मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी प्रकार इसके मार्ग में जो इसमें जैसे हमने धारा आई प्रभावित की, तो रेजिस्टेंस है, ये क्या करेगा? धारा के मार्ग में बाधा करेगा। इसी प्रकार इसमें हम धारा प्रभावित करेंगे, तो धारा प्रभावित करेंगे तो इस कंडीशन में ये भी इंडक्टिव, जो तुम्हारा इंडक्टिव सर्किट है, या बोल सकते हैं जो प्रेरकत्व है, ये क्या करेगा? इसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सएल। क्या बोलेंगे? एक्सएल। इसी प्रकार कैपेसिटर है, इसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा उसे बोलेंगे एक्ससी। क्या बोलेंगे? एक्ससी, जब धारा प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार हम फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, जैसे आर बराबर बनेगा V/I। इसी प्रकार इसमें बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? यहाँ हम बनाएं जैसे, तो इसमें क्या होगा? ये तो आर बराबर V/I, क्योंकि जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, क्या बोल सकते हैं जो यानी रेजिस्टेंस सर्किट है, ये AC और DC दोनों पर लागू होता है। अब जैसे और AC और DC पर तो होता ही है साथ में, और साथ में ये जो सर्किट होता है, ये सर्किट होता है AC और DC पर दोनों पर लागू होता है। और साथ में इसके जो फॉर्मूले बनते हैं आगे, जैसे इसका जो फॉर्मूला बनेगा, तो जब AC सर्किट की बात करें तो यहाँ क्या होता है? R होती है, जो किसके बराबर हो जाती है? इम्पीडेंस के बराबर हो जाती है। यानी AC सर्किट की बात करें तो R किसके बराबर हो जाएगी? Z के बराबर। अब Z के बराबर तो हम Z बराबर निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? V/XL। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे, जो भी AC सर्किट के लिए यूज होगा वहाँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? Z = क्या बनेगा? V/XC। इस प्रकार क्या बनते हैं? तुम्हारे फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो तुम्हारा जो ओम्स लॉ होता है वो क्या करता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट, या बोल सकते हैं जो भी सर्किट होते हैं, तीनों सर्किट होते हैं, RLC सर्किट होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रतिरोध, इसे बोलते हैं प्रेरकत्व, और इसे बोलते हैं कैपेसिटर सर्किट। ये तीनों पर लागू होता है। तो इस प्रकार हम दोस्तों इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार हम डिफाइन करेंगे इसके क्वेश्चनों को, कैसे कैसे निकाले जाते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में, इस पर जो नोट पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन ओम्स लॉ पे, जो ओम्स लॉ होता है, क्या होता है? ओम्स लॉ होता है। क्वेश्चन मैंने बताया था, जो ओम्स लॉ होता है AC व DC
दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। और जैसे मैंने अभी बताया था सर्किट तीनों बताए थे, तो ओम्स लॉ क्या होता है, जो ओम्स लॉ होता है, यानी बोल सकते हैं पहला क्या था, प्रतिरोध सर्किट था, और दूसरा था हमारा कौन सा था, यानी प्रेरकत्व, और किस पर में तीसरा था उसमें संधारित्र। तीनों परिपथों पर लागू होता है, लागू होता है। अब जैसे मैं बात करूँ जैसे तीनों परिपथों पर क्या हुआ, लागू हुआ, जैसे मैंने अभी फॉर्मूले बताए, और इसी प्रकार जो इसके बीच जो ग्राफ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है दोस्तों, ग्राफ बनाया जाता है। तो ग्राफ क्या होगा इसके अंदर, जैसे मैं बात करूं, मैंने बताया था यहाँ R बराबर क्या था, V/I। जब मैंने बताया था I प्रोपोर्शनल V बताया था, उस कंडीशन में जो ओम्स लॉ के बीच जो ओम्स लॉ होता है ये किस पर डिपेंड करता है, धारा और वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। तो इसी प्रकार इसका जो ग्राफ खींचा जाता है धारा और वोल्टेज के बीच में, किसके बीच में, धारा और वोल्टेज के बीच में, तो इसका ग्राफ बनेगा। जैसे मैंने ये वोल्टेज, ये कंडीशन दिखा दी, ये क्या हमारे वोल्टेज या बोल सकते हैं विभवांतर, इसमें बोल सकते हैं विभवांतर। अब ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा धारा, क्या होगी, धारा। इसके बीच ग्राफ खींचते हैं, तो जैसे जैसे धारा को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं दोस्तों, धारा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमारा जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, वो भी साथ साथ बढ़ता है। और इसी प्रकार क्योंकि ये धारा के क्या साथ हमारा समानुपाती वोल्टेज, इस कंडीशन में जैसे जैसे वोल्टेज को घटाएंगे तो उस कंडीशन में धारा भी घटेगी। तो जैसे जैसे मैंने बताया यार, जिस प्रकार वोल्टेज बढ़ेगा इतना ही तुम्हारी क्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, धारा, इतनी ही तुम्हारी धारा बढ़ेगी, उसी प्रकार वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसका जो सर्किट बनेगा कैसा बनेगा, दोनों की तरफ लीनियर सर्किट बनेगा, कैसा बनेगा, लीनियर। तो दोस्तों ये सर्किट बनाया है तुम्हारा किस कंडीशन का, लीनियर सर्किट है, कैसा है, लीनियर। तो लीनियर सर्किट इस कंडीशन से होगा, या बोल सकते हैं रेखीय, कैसा है, रेखीय। हम बोल सकते हैं जब ओम्स लॉ होता है, क्या होता है, ओम्स लॉ, इसमें वोल्टेज व धारा के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो कैसा होता है, लीनियर कंडीशन का होता है, कैसा होता है, लीनियर कंडीशन का होता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें ओम का नियम, क्या लिख सकते हैं, ओम का नियम, लीनियर, या बोल सकते हैं रेखीय, रेखीय परपथ पर लागू होता है। जब इस पर खींचा जाता है रेखीय परपथ कंडीशन में, वोल्टेज और धारा के बीच खींचा जाता है, इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। ये ओम्स लॉ के बारे में मैंने बताया। इसी प्रकार जैसे हम बात करें, किसके बारे में बात करें, जैसे जो प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध ये किस किस पर डिपेंड करता है, या हम बोल सकते हैं इसकी जो, जैसे हम बोल सकते हैं इसमें जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध, जो चालक के जो प्रतिरोध प्रभावित कर, इसके बात करेंगे, जो चालक के जो प्रतिरोध होते हैं क्या होते हैं, इस पर हम हेडिंग की बात करें। जैसे नेक्स्ट इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, और भी जैसे मैं बात करूंगा, जहाँ पर हमें निकालना है वशिष्ठ प्रतिरोध, क्या निकालना है, वशिष्ठ प्रतिरोध। और वशिष्ठ प्रतिरोध कैसे निकलेगा, जो ओम्स लॉ, या बोल सकते हैं हम, या आगे बात करेंगे जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग में, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवाहित करने वाले करने वाले कारक, इसके कारक क्या होंगे, चालक को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों इसकी मैंने बताई थी, ये भौतिक अवस्थाएं थी, जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, ये सभी क्या है, जो चालक के क्या थे, वो चालक थे और चालक की भौतिक अवस्थाएं थी, और उसी को जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं इसी के अंतर्गत,
जैसे हमारा सबसे पहले होता है लंबाई पर डिपेंड करता है, किस पर करता है, लंबाई। नंबर 1 होगी लंबाई, दूसरा होगा तुम्हारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किस पर करेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया। और तीसरी कंडीशन में बात करूं तो किस पर करेगा, तापमान पर। और चौथी कंडीशन की बात करूं तो ये किस पर करेगा, यानी जिस मटेरियल, कौन सी प्रकृति का मटेरियल होगा। तो चौथी बात हम बात कर सकते हैं इसमें, यानी प्रकृति। किस पर बात करेंगे, प्रकृति, यानी चालक तार की प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति। अब जैसे बात करें, ये 4 कंडीशन है, ये इन पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, जैसे कोई कंडक्टर है, क्या तुम्हारा कोई कंडक्टर, और कंडक्टर की जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो भी साथ साथ बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई कैसा होता है, समानुपाती होता है, या आर प्रोपोर्शनल क्या बोल सकते हैं, एल। तो बोल सकते हैं जो प्रतिरोध, यानी चालक तार का प्रतिरोध, क्या बोल सकते हैं, चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब जैसे मैं बात करूं इसमें, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे दोस्तों क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई भी बढ़ेगी। और जिससे प्रकार चालक तार की लंबाई कम होगी, उसी प्रकार क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे जैसे ये क्या है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया। और जो रेजिस्टेंस होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम बोल सकते हैं आर प्रोपोर्शनल 1/A, क्या बोल सकते हैं, 1/A। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मैं बता, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी प्रकार हम देखें, जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ा दिया किसी कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो लंबाई भी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। लंबाई कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन, इसकी थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी बनेगी, यानी जो चालक तार का प्रतिरोध, क्या बोल सकते हैं, चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं तापमान की। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे कंडक्टर तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसी प्रकार हमारे चालक तार का जो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो भी कैसा होगा, बढ़ेगा। तो इसमें बनता है तुम्हारा, जैसे जैसे हम ले सकते हैं तापमान में प्रतिरोध बढ़ने पर, यानी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ने पर, यानी प्रतिरोध बढ़ने पर क्या होगा, तुम्हारा तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। और घटने पर कैसा होगा, घटेगा। यानी जैसे जैसे तापमान को बढ़ा दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसी प्रकार कैसा होगा, इसका जैसे तापमान को बढ़ाने पर तो प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और घटाने पर घट जाएगा, घटाने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की जो कोई मटेरियल है दोस्तों, तो मटेरियल जैसे हमारा कॉपर का, सही, एल्यूमिनियम का, जिस कंडीशन का हमारा मटेरियल बना होगा, जिस कंडीशन का क्या होगा, मटेरियल बना होगा, तो उसी प्रकार के उसके अंदर के कंडक्टर की चालकता होगी। क्या होगी, चालकता। जैसे हम कॉपर का मटेरियल का बना दें कंडक्टर, तो कॉपर की चालकता कैसी होती है, उच्च होती है। और इसी प्रकार हम बात करें कॉपर के अपेक्षा हम और कंडक्टर की बात करें, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम का कैसा होगा, कॉपर के अपेक्षा रेजिस्टेंस अधिक होगा, और इसी प्रकार उसकी चालकता भी कैसी होगी, कम होगी। तो इस प्रकार जो पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो क्या, किस पर डिपेंड करती है, यानी जो कंडक्टर है वो किस कंडीशन का बना है या किस धातु का बना है। या हम बोल सकते हैं इसमें जो बोल सकते हैं अलग अलग धातुओं के तार की प्रतिरोध कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो बोल सकते हैं अलग अलग
अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध कैसा होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने बताया था लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें, तो यही हम बात करेंगे वशिष्ठ प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो वशिष्ठ प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? तो जैसे हमने मान लिया R प्रोपोर्शनल L है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार जो रेजिस्टेंस है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती या 1/a, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब मैंने दोनों को क्या कर दें, इसे मिला दें, या मिलाने पर, यानी समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर, इन्हें मिलाने पर तो क्या निकला दोस्तों? R प्रोपोर्शनल क्या निकलेगा? L/a। क्या निकलेगा? L/a। यहाँ प्रोपोर्शनल है, ये क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। इससे कांस्टेंट को हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा? वशिष्ठ प्रतिरोध। क्या आएगा? वशिष्ठ प्रतिरोध। और वशिष्ठ प्रतिरोध क्या होता है, क्या नहीं होता? सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूं तो वशिष्ठ प्रतिरोध का दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता होता है इसी प्रकार। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा इसका, जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा तो बनेगा R बराबर, क्या बनेगा? R बराबर प्रोपोर्शनल आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट किसके रूप में आएगा तुम्हारा? वशिष्ठ प्रतिरोध आएगा, रो आएगा। क्या आएगा? रो। तो यहाँ रो रखता हूँ तो R बराबर बनेगा रो L/a। तो जैसे मैं रो बराबर निकालता हूँ तो रो बराबर निकलेगा तुम्हारा यानी RA/L। क्या बनेगा? RA/L। इस प्रकार क्या दोस्तों बना है तुम्हारा वशिष्ठ प्रतिरोध का हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ, जहाँ रो क्या है मैंने बताया था? वशिष्ठ प्रतिरोध है। इस प्रकार हम किसका फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं? वशिष्ठ प्रतिरोध का। इसी प्रकार इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे निकलेगी? तो यूनिट की बात करते हैं। जैसे यहीं पर मैं बैठा के इसी पर यही फॉर्मूला बताता हूँ इसके बारे में, इसका जो मात्रक क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे फॉर्मूला निकला था अभी हमारा रो इक्वल टू निकला था RA/L। और ये क्या वशिष्ठ प्रतिरोध है? ये है वशिष्ठ प्रतिरोध। वशिष्ठ प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वशिष्ठ प्रतिरोध का मात्रक। वशिष्ठ प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? यानी रो इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऐसे ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर से मीटर एक कटा तो क्या बचा दोस्तों यहाँ पर? यानी क्या बना? ओ मीटर। क्या बचा? ओ मीटर। तो इस प्रकार बोल सकते हैं वशिष्ठ प्रतिरोध का मात्रक होता है या यूनिट होती है वो क्या होती है तुम्हारी? ओ मीटर होता है। क्या होता है? ओ मीटर। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। जितने भी जो क्वेश्चन है तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों ये वशिष्ठ प्रतिरोध की जो चालकता और आगे आएगी तुम्हारी इसी प्रकार। जैसे हमारी ये कंडक्टिविटी निकली है, इसे हम दोस्तों रजिस्टिविटी क्या निकली है तुम्हारी? रजिस्टिविटी निकली है। तो रजिस्टिविटी इसका नाम कई नामों से जाना जाता है। जैसे मैं यही बात करूँ इंग्लिश में बोल देते हैं इसे रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी या हम बोल सकते हैं इसे हिंदी में प्रतिरोधकता। इससे हम बोलते हैं, दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या हम बोल सकते हैं इसे वशिष्ठ प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं? वशिष्ठ प्रतिरोध। इतनी बात जरूर से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय।